नमस्कार दोस्तों। देखिए, साइकोलॉजी हो चाहे एसएसटी हो, उनकी शिक्षण विधियों में एक्चुअल में क्या है कि दो तीन टॉपिक जोड़े गए हैं, जिनमें मुख्य मुख्य है। देखिए, चिंतन, तर्क और समस्या समाधान, ये अपने कोर्स में जोड़े गए हैं। और ये जो अपन जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो इकाई 8 चिंतन और भाषा, ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के माध्यम से जो साइको की बुक चलती है शिक्षा मनोविज्ञान की, उसमें से लिया गया है ये चैप्टर। तो उसमें से अपन पढ़ेंगे कि चिंतन क्या होता है और तर्क क्या होती है, समस्या क्या होती है, उनसे संबंधित। ठीक है, तो देखिए, यहाँ से लेते हैं अपन प्रस्तावना से। प्रत्येक व्यक्ति अपने दैनिक जीवन की बात में कई बार चिंतन शब्द है उसका उपयोग करता है। कई बार अपन चिंतन शब्दों का प्रयोग करते हैं। कभी किसी वस्तु या व्यक्ति को याद करने में मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा, तो ध्यान देने में, यानी अनिश्चितता के पर्यायवाची के रूप में सोचता हूँ या सोचती हूँ, इसके रूप में अपन सोचता हूँ सोचती हूँ, ये एक तरह से चिंतन ही होता है। रिश्तेदारों के यहाँ जाएंगे, उसके रूप में अपन प्रयोग करते हैं चिंतन शब्द का। चिंतन का स्वतंत्र अस्तित्व है। चिंतन का अर्थ विस्तृत है, यानी वैसे तो चिंतन का अर्थ बहुत बड़ा है, जिसमें अनेक मनोवैज्ञानिक हैं जो प्रक्रम ने सम्मिलित किया है। चिंतन प्राय संगठित और लक्ष्य निर्देशित करता है। चिंतन होता है प्राय संगठित होता है और अपने को लक्ष्य तक पहुंचने के लिए ही वो चिंतन होता है, वो अपने को निर्देशित करता है, निर्देशन देता है। खाना बनाने से लेकर के गणित की समस्याओं को हल करने तक दिन प्रतिदिन सभी गतिविधियों का एक लक्ष्य होता है, यानी संपूर्ण जो गतिविधियाँ आती हैं उनका एक अपना एक लक्ष्य रहता है, जिसके कारण अपन क्या करते हैं, उसका चिंतन करते रहते हैं। इस अध्याय में चिंतन और भाषा के विकास को समझाया गया है, यानी दो चीज़ें अपन पढ़ेंगे। सबसे पहले अपन चिंतन के अर्थ को देखते हैं, उसके स्वरूप को किस प्रकार को उसके स्पष्ट किया गया है। तो देखो, चिंतन किसी तरह किया जाता है, यानी चिंतन होता क्या है उसके बारे में चर्चा करेंगे, जिसके मूल तत्व पर प्रकाश डाला गया है। अंत में भाषा और भाषा के स्वरूप के बारे में बताया गया है। तो देखिए, सबसे पहले चिंतन की परिभाषा देखते हैं अपन, चिंतन होता क्या है। चिंतन एक मानसिक प्रक्रिया है जो सभी प्राणियों में होता है, यानी प्रत्येक प्राणी चिंतन करता है। मनोवैज्ञानिकों ने चिंतन को भिन्न भिन्न तरीके से परिभाषित किया है, यानी अलग अलग तरीके से बताया कि चिंतन होता क्या है। यानी सीधी सी भाषा की बात तो है कि चिंतन वो होता है जो, देखिए, किसी समस्या के बारे में सोच विचार करने की जो क्रिया होती है उसे ही अपन क्या कह सकते हैं, चिंतन कह सकते हैं। लेकिन मनोवैज्ञानिकों ने इसे वातावरण से मिलने वाली सूचनाओं का मानसिक जोड़ तोड़ बताया है। जो कुछ लोगों ने तो इसे एक ऐसी मध्यस्थ प्रक्रिया माना है जो किसी समस्या तथा उसका समाधान, यानी सही अनुक्रिया के मध्य मध्य या फिर बीच में होती है। यानी किसी समस्या होती है, उस समस्या के बारे में सोच विचार करते हैं अपन, तो सोच विचार करके करने की जो क्रिया होती है वही चिंतन होती है। सोच विचार करके अपन अपने लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं, यानी अपनी जो समस्या होती है अपने सामने वो सोल्व हो जाती है, उसको अपन सुलझा लेते हैं चिंतन करके, सोच करके, विचार करके। अब देखो, बोरोन है, उन्होंने क्या परिभाषा दी है 1992 में। चिंतन में संप्रत्यों, प्रतिज्ञापित तथा प्रतिमाओं का मानसिक जोड़ तोड़ होता है। बोरोन के अनुसार, अगर परीक्षा में परिभाषा पूछ ली जाए, तो चिंतन में संप्रत्यों, प्रतिज्ञापित तथा प्रतिमाओं का मानसिक जोड़ तोड़ होता है, उसे क्या कहा है, चिंतन का है। लेकिन सिल्वरमैन ने 1978 में एक परिभाषा दी है कि चिंतन एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया है जो हम लोगों को उद्दीपक तथा घटनाओं के प्रतीकात्मक है। कि चिंतन एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया है जो अपन लोगों को उद्दीपक और घटनाओं के प्रतीकात्मक रूप में प्रतिनिधित्व के द्वारा किसी समस्या का समाधान करने में मदद होती है। साधारण भाषा में, सीधी सी भाषा की बात तो यही है, किसी समस्या के समाधान के लिए अपन जो सोच विचार करेंगे ना, वही क्रिया क्या कहलाएगी, चिंतन कहलाएगी। तो ये दोनों परिभाषाएं आप अच्छी तरीके से याद रखिएगा। इसका आप चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ताकि आपके अपने नोट्स में बना लो। अब देखिए, सौंदर्य ने 1995 में क्या दिया है, सेंद्रोक ने, चिंतन में मानसिक रूप से सूचनाओं का जोड़ तोड़ सम्मिलित होता है, यानी सूचनाओं का जोड़ तोड़ तो होता है, ये बात सही है। विशेष करके जब हम संप्रत्य का निर्माण करते हैं, यानी किसी समस्या को सुलझाने की कोशिश करते हैं, तो समस्याओं का समाधान करते हैं, तर्क करते हैं, निर्णय लेते हैं, उसे क्या कहा गया है, चिंतन कहा गया है। तो सभी विद्वानों ने अपने अनुसार अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। अब आगे देखिए, निष्कर्ष क्या निकाला इसका,
कि परिभाषाओं के विश्लेषण करने पर हमें चिंतन प्रक्रिया के बारे में कुछ ठोस जानकारी प्राप्त होती है, जो इस प्रकार से है। देखिए, चिंतन क्या होता है। चिंतन में प्रतीकों, प्रतीक, प्रतिमाओं आदि का मानसिक जोड़ तोड़ होता है। इसका स्पष्ट मतलब ये हुआ कि चिंतन में वस्तुओं की वास्तविक स्थिति आवश्यक नहीं, यानी वस्तुओं की वास्तविक स्थिति होना कोई आवश्यक नहीं है। आई बात समझ में। चिंतन में जो वस्तुएं होती हैं उनकी वास्तविक स्थिति होने की कोई आवश्यकता नहीं है, परंतु पूर्व ज्ञान के आधार पर हम उन वस्तुओं का कुछ प्रतीक बना सकते हैं, यानी उस वस्तुओं का कुछ प्रतीक अपने मन में बना लेते हैं और इसी के आधार पर चिंतन की प्रक्रिया होती है। चूंकि चिंतन में मानसिक जोड़ तोड़ होता है जिसे बाहर से देखा नहीं जा सकता, यानी बाहर से कैसे देखेंगे, क्योंकि चिंतन तो मस्तिष्क में अंदर ही अंदर चलता रहता है, तो बाहर से देखा नहीं जा सकता है। अतः चिंतन एक प्रकार का अप्रकट व्यवहार है, यानी वो प्रकट नहीं किया जा सकता, वो चिंतन मन ही मन में अंदर ही अंदर चलता रहता है। देखो, आई बात समझ में। एक ऐसी प्रक्रिया होती है चिंतन जिसमें वास्तविक वस्तुओं या फिर वास्तविक प्रतीकों होना कोई आवश्यक बात नहीं है, परंतु पूर्व ज्ञान के आधार पर हम उन वस्तुओं का प्रतीक अपने मन में बना सकते हैं, यानी अंदर ही अंदर बना सकते हैं। जैसे अपन सामने परीक्षा में कोई प्रश्न आ जाए कि हवा महल में कितनी खिड़कियाँ हैं, तो अपन हवा महल अपने सामने थोड़ी ना वहाँ पर, परंतु अपने याद है या अपने को उसके जो ऑप्शन आते हैं परीक्षाओं में कि भाई 365 हैं, 356 हैं, 370 हैं, तो अपन उसका मन ही मन में विचार करते हैं कि हाँ 365 हो सकती हैं, 356 हो सकती हैं, ऐसे तो मन ही मन में विचार चलती है। इसलिए चिंतन होती है वो एक प्रकार का अप्रकट व्यवहार माना गया है। अगला देखिए, चिंतन एक मध्यस्थ प्रक्रिया है। चिंतन एक मध्यस्थ प्रक्रिया है जिसका मतलब ये हुआ कि चिंतन एक ऐसी प्रक्रिया है जो उद्दीपक या कोई समस्या होती है अपने सामने तथा उसके प्रति की गई सही अनुक्रिया अर्थात अपना उसका समाधान खोजते हैं मन ही मन में। उसके अनुसार की गई सही अनुक्रिया अर्थात उसके समाधान के बीच में होने वाली जो प्रक्रिया है उससे स्पष्ट है कि चिंतन एक प्रक्रिया किसी न किसी समस्या का समाधान होता है, यानी कोई भी समस्या होती है तो उस पर चिंतन करते हैं तो किसी न किसी प्रकार की समस्या होती है उसका समाधान हो ही जाता है। यही कारण है कि चिंतन को कुछ वैज्ञानिकों ने जिसे जिसे विटेकर ने समस्त समाधान का व्यवहार का विकेट ऐसे पूछा जा सकता है कि विटेकर जो हैं उन्होंने चिंतन को क्या कहा, तो विटेकर ने समस्या का समाधान करने का व्यवहार कहा है। चिंतन को विटेकर हैं उन्होंने समस्या समाधान का व्यवहार कहा है। अच्छा कथन है, नोट कीजिएगा ऐसे कथन को। अब देखिए चिंतन के प्रकार है। अब मनोवैज्ञानिकों ने चिंतन को कई भागों में विभाजित किया है, परंतु जिग्बार्डो जो हैं उन्होंने एक वैज्ञानिक हैं रूस रुक उनके साथ में मिलकर के 1977 में चिंतन को दो भागों में विभाजित किया, एक तो स्वैली चिंतन और एक यथार्थवादी चिंतन। पूछा जा सकता है कि जिग्बार्डो तथा रुक ने चिंतन को कितने भागों में विभाजित किया, तो दो में, स्वैली चिंतन और यथार्थवादी चिंतन। वैसे अगर आप एसएसटी वगैरह में चिंतन के बारे में अगर पढ़ेंगे तो चिंतन आपको तीन प्रकार के मिलेंगे, जैसे अपसारी, अभिसारी, आलोचनात्मक चिंतन। इस प्रकार के चिंतन अलग अलग वैज्ञानिकों ने दिए हैं। विवेचनात्मक चिंतन, तार्किक चिंतन, आत्मचिंतन, अनेक प्रकार के दिए हैं, परंतु साइको में दो प्रकार के माने हैं इसमें। तो स्वैली चिंतन क्या होता है, देखिए। स्वैली चिंतन वैसे चिंतन को कहा जाता है जिसमें व्यक्ति अपने काल्पनिक विचारों तथा इच्छाओं की अभिव्यक्ति करता है। व्यक्ति अपने कल्पनाओं और विचारों एवं इच्छाओं की अभिकल्पना करता है, उसकी अभिव्यक्त करता रहता है कल्पनाओं को। स्वपन में, स्वचित और स्वपन चित्र में तथा अभिलाषा आदि सभी स्वैली चिंतन के होते हैं, यानी सिर्फ थोड़ी कल्पना जो की जाती है ना वो स्वैली चिंतन होते हैं। यदि कोई छात्र कल्पना करता है कि पढ़ाई खत्म करने के बाद भी एक बड़ा सा ऑफिस बनेगा, ऐसे ये कल्पना होती है स्वैली चिंतन कि एक मेरे पास बहुत बड़ा सा ऑफिस होगा और उसके पास एक सुंदर बंगला होगा, उसमें एक चमचमाती कार भी होगी उसके पास में, और उस कार में उसके पास सुंदर बीवी भी बैठा करके वह सैर पर निकलेगा, यानी सैर करेगा। तो यह निश्चित है कि स्वैली चिंतन का उदाहरण है, यानी थोड़ी कल्पना कर रहा हो। यथार्थवादी चिंतन उसके सामने कोई समस्या नहीं आ रही है। अब समझ रहे हो ना बात को, इसके सामने कोई समस्या नहीं आ रही, वो सिर्फ बैठा बैठा सोच रहा है, कल्पना कर रहा है। इस तरह के चिंतन की एक खास विशेषता होती है, इसमें किसी समस्या का समाधान नहीं होता। समस्या है ही नहीं, समाधान होगा कहाँ से, क्योंकि इसके सामने कोई समस्या नहीं है। अब वो तो बैठा बैठा सोच रहा है कि पढ़ाई करने के बाद में बड़ा बंगला होगा, बड़ी कार होगी, सुंदर बीवी होगी। होगी कहाँ से, सब नौकरी लगेगी तभी तो होगी, वरना तो दूसरे की बीवी, कार, बंगला वही देखना पड़ेगा। अब यथार्थवादी, ये समस्या समाधान की सही कड़ी। तो यथार्थवादी चिंतन वैसे चिंतन को कहा जाता है जिसका संबंध वास्तविकता से होता है, यानी कोई ना कोई समस्या होती है उसकी वास्तविकता से होता है, और इसके सहारे व्यक्ति किसी समस्या का समाधान कर पाता है, यानी इस चिंतन के माध्यम से व्यक्ति समस्या का समाधान कर पाता है।
जैसे देखिए उदाहरण के रूप में समझाया, यदि कोई व्यक्ति कार में बैठकर सफ़र कर रहा है, अचानक कार रुक जाती है, कार में बैठ के सफ़र कर रहा है, अचानक कार है रुक जाती है, तो ऐसी समस्या के उत्पन्न होने पर व्यक्ति तरह तरह की बातें सोचना प्रारंभ कर देता है। यानी अपने पास में गाड़ी है और अपन गाड़ी में सफ़र कर रहे हैं, अचानक गाड़ी खराब हो जाती है, तो ऑटोमेटिकली अपने दिमाग में क्या होगी, समस्या उत्पन्न होने वाली अनेक प्रकार की बातें अपने विचार में प्रारंभ हो जाएंगी कि ये कैसे बंद हुई है, क्या हुआ है, गियर खराब हुआ है कि इंजन खराब हुआ है, एक्सीलेटर खराब हुआ है, क्लच ब्रेक, सो बातें दिमाग में आती हैं। जैसे कहीं पेट्रोल खत्म तो नहीं हो गया उसके दिमाग में, इंजन में तो कोई खराबी नहीं आ गई है, कहीं टायर तो नहीं फट गया है, आदि तरह तरह के चिंतन यथार्थवादी चिंतन के उदाहरण होते हैं। तो देखिए कोई यथार्थ जो अपने सामने समस्या होती है उसके समाधान के बारे में जब अपन सोच विचार करते हैं तो वो तो होता है यथार्थवादी चिंतन। अदरवाइज अपन ऐसे खाली पुलाव बनाते हैं, छोटे छोटे बैठे बैठे यूं ही सोचते रहते हैं कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, तो वो स्वैली चिंतन होता है। अब देखिए वो देखिए मनोवैज्ञानिकों ने यथार्थवादी चिंतन है उसको तीन भागों में बांटा है। एक तो होता है अभिसारी चिंतन, एक होता है सृजनात्मक चिंतन, एक होता है आलोचनात्मक चिंतन। सृजनात्मक चिंतन जो होता है उसको अपसारी चिंतन भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है, एक्चुअल में एक नई चीज खोजना है, नए आविष्कार जो अपन कर सकते हैं उसके बारे में सोचने वाला क्या कहलाता है, सृजनात्मक। अभिसारी चिंतन जो होता है उसमें व्यक्ति यथार्थवादी चिंतन के रूप में माना जाता है। इसकी विशेषता ये होती है, कोई समस्या होती है जिसको परंपरागत ढंग से सोचने विचार, जैसे ऊपर अपन ने पढ़ा है, कार का उदाहरण मैंने आपको दिया, अपन ने पढ़ा है, तो वो वाला हो गया अभिसारी चिंतन, कि उसके सामने समस्या और वो समस्या के बारे में सोचने लग जाता है। जबकि सृजनात्मक जो चिंतन होता है उसमें वो नई चीज़ खोजने की कोशिश करता है, नया आविष्कार करने की कोशिश करता है, जिससे समस्या को एक नए ढंग से वो सुलझाने की कोशिश करता है। इस तरह का चिंतन होता है वो अपसारी चिंतन है, वो सृजनात्मक चिंतन या अपसारी चिंतन के रूप में जाना जाता है। यदि कोई व्यक्ति, जैसे देखो सोचो कि किसी के बारे में सोच रहा है कि अपने सामने कोई समस्या आ गई और उस समस्या के बारे में एक नए तरीके से सोचेगा और उससे एक नई चीज़ का आविष्कार कर लेगा, तो वो क्या कहलाएगा, सृजनात्मक चिंतन या फिर अपसारी चिंतन कहलाएगा। एक होता है आलोचनात्मक चिंतन। तो देखिए सबसे पहले अपन पढ़ेंगे अभिसारी चिंतन। तो देखिए इस तरह के चिंतन को निगमनात्मक चिंतन भी कहते हैं। ये छोटी छोटी बातें ये नोट करते जाइए, निगमनात्मक चिंतन किसे कहा जाता है तो पूछा जा सकता है, तो ये अभिसारी चिंतन होता है। इस प्रकार के चिंतन को निगमनात्मक चिंतन कहा जाता है। अभिसारी चिंतन में व्यक्ति दिए गए तथ्यों के आधार पर ही सही निष्कर्ष पर पहुंचने की कोशिश करता है, यानी वो सही निष्कर्ष निकालने की कोशिश करता है। कोई समस्या आ जाती है उसके बारे में, उदाहरण के लिए यदि आप पूछे तो 5 गुणा 2 कितने होंगे, तो आपका उत्तर सीधा सा आ जाएगा 10। तो इसमें निहित जो है ये अभिसारी चिंतन का उदाहरण माना जाएगा। यानी अपने सामने कोई समस्या होगी उसके बारे में अपन ठीक से एकदम सटीक से सोचने विचारने लगेंगे और उसका सही समाधान निकाल लेंगे, वो क्या कहलाएगा, अभिसारी चिंतन है वो कहलाएगा। यानी किसी समस्या का समाधान करना और उसके बारे में परंपरागत ढंग के रूप में सोचना ही अभिसारी चिंतन है वो कहलाता है। आई बात समझ में, आप गाड़ी वाला उदाहरण भी सोच सकते हैं और ये वाला भी सोच सकते हैं। अब देखो सृजनात्मक चिंतन, इस तरह के चिंतन को आगमनात्मक चिंतन कहते हैं। सृजनात्मक चिंतन को आगमनात्मक चिंतन कहा जाता है। इस तरह के चिंतन में व्यक्ति दिए गए तथ्यों को में अपनी ओर से नए तथ्य जोड़ करके एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचता है, यानी कोई नई चीज के निष्कर्ष पर पहुंचता है। जब तक व्यक्ति इन नए तथ्यों को अपनी ओर से इसमें नहीं जोड़ता है, अर्थात इन तथ्यों का सर्जन नहीं करता है, तो वहां तक समस्या का समाधान है वो नहीं हो पाता है, यानी नई चीज का जो आविष्कार कर लेता है। साधारण भाषा में अगर सोचा जाए तो अपसारी चिंतन या फिर सृजनात्मक चिंतन वो होता है जो क्या है कि इस चिंतन में व्यक्ति एक नई चीज के बारे में आविष्कार करता है अथवा किसी समस्या का समाधान एक नए ढंग से करता है, वो अपने तरीके से करता है। इस तरीके के चिंतन में नवीनता या अपूर्वता का गुण है वो पाया जाता है, अलग ढंग से सोचता है, नई चीज का सर्जन कर पाता है, वो क्या कहलाता है, अपसारी चिंतन या आगमनात्मक चिंतन या सृजनात्मक चिंतन कहलाता है। आगमनात्मक और निगमनात्मक ये बात आप ध्यान में रखिएगा। उदाहरण के लिए देखिए इसमें क्या दिया गया है। सृजनात्मक चिंतन में यदि किसी व्यक्ति को से कलम का असाधारण प्रयोग बताने को कहा जाए कि आप कलम का असाधारण प्रयोग करो, तो व्यक्ति चिंतन करके वो उस कलम के बारे में सोचने लग जाता है, चिंतन करके और अपनी ओर से कुछ असाधारण बात कलम के उपयोग के बारे में बतलाएगा। इस तरह के चिंतन को सृजनात्मक चिंतन कहते हैं। यानी कलम का एक तो साधारण रूप से प्रयोग किया जाता है, बल्कि वो एक अपने नए ढंग से सोच करके कि कलम से इस प्रकार से प्रयोग किया जा सकता है, कलम से ये चीज़ें भी हो सकती हैं, उसके बारे में 2 4 5 बातें अगर वो बताएगा तो वो चिंतन क्या कहलाएगा, सृजनात्मक चिंतन कहलाएगा। कलम का असाधारण उपयोग तो लिखने में होता है। अब देखो
जो कलम होती है उसका साधारण उपयोग अपन किस में करते हैं, लिखने के उपयोग में करते हैं। अब इसका असाधारण उपयोग क्या हो सकता है, थोड़ा सोचिए। इस तरह का चिंतन सृजनात्मक चिंतन, यानी इसके बारे में असाधारण अपन और क्या क्या कर सकते हैं कि कलम से लिखना तो सबको पता है, ये तो साधारण सी बात है कि कलम लिखने के उपयोग में आती है, परंतु इसके अलावा और क्या क्या किया जा सकता है, तो वो चिंतन सृजनात्मक चिंतन कहलाएगा। ऐसी चिंतन के द्वारा जिस समस्या का समाधान होता है और उसका कोई एक निश्चित उत्तर नहीं होता है, एक निश्चित उत्तर नहीं होता है कि अलग तरीके की बातें आती है, सभी अपने अपने ढंग से इस प्रकार के प्रश्नों के जवाब हैं वो देते हैं, वो होता है सृजनात्मक चिंतन। अब देखो आलोचनात्मक चिंतन। अब आलोचनात्मक चिंतन देखिए क्या होता है। इस तरह के चिंतन में व्यक्ति किसी वस्तु, घटना या फिर तथ्य की सच्चाई को स्वीकार करने के पहले उसके गुण दोष की परख कर लेता है। कोई व्यक्ति होता है वो आलोचनात्मक चिंतन में सबसे पहले कोई वस्तु, घटना या कोई तथ्य होता है, उसकी सच्चाई को स्वीकार करने, उसके गुण और दोष दोनों को परखेगा पहले कि इसमें क्या फायदा और क्या नुकसान है। और हमारे समाज में कुछ व्यक्ति तो ऐसे होते हैं जिन्हें किसी घटना या फिर वस्तु के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता है, यानी घटना या फिर वस्तु के बारे में कुछ भी कह दिया जाए तो वे उसे सही मान करके, सही समझ करके मान बैठते हैं। यानी कोई घटना के बारे में अपन को बताता है कि फलां जगह में ये घटना हो गई, तो अपन उसके बारे में सोचते नहीं कि ये हो सकता है या नहीं हो सकता, बिल्कुल मान लेते हैं। अधिकांश प्राणी इसी प्रकार के होते हैं, अधिकांश व्यक्ति जो होते हैं किसी बात को यूं ही मान लेते हैं। तब ऐसा कहा जाता है कि इस तरह के व्यक्ति में आलोचनात्मक चिंतन की शक्ति कम है, यानी वो सोचता विचारता कम है किसी घटना के बारे में, किसी वस्तु के बारे में। दूसरी तरफ कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिन्हें कुछ घटना या फिर वस्तु के बारे में कहने पर उसका गुण और दोष परखते हैं और तब उसे सही गलत मानते हैं। व्यक्ति में इस तरह के चिंतन का आलोचनात्मक चिंतन कहा जाता है। आ रही है बात समझ में। अपने को कोई वस्तु ला करके दे कोई व्यक्ति कि ये बहुत ही अच्छी है, उसके गुण ही गुण बताएगा और गुण एक भी नहीं बताएगा अपन को, अपन उसको मान लेते हैं। कुछ व्यक्ति तो ऐसे होते हैं, परंतु कुछ व्यक्ति उसके गुण और दोष दोनों को परखते हैं, देखते हैं और उसके बाद में उस वस्तु को अपने जीवन में उपयोग में लाते हैं, या फिर ऐसी कोई घटना बताता है अपन को कोई, तो अपन उसकी पूरी जांच परख करके ही अपनाते हैं, तो वह क्या कहलाता है, आलोचनात्मक चिंतन है वो कहलाता है। आई बात समझ में। अब देखो, चिंतन को समझने तथा उसकी व्याख्या करने के लिए विद्यार्थियों के सामने कुछ तथ्य अथवा समस्याएं रखिए, जिसमें क्या होगा, समस्या समाधान करवाइए जिससे कि चिंतन अक्षमता का आप अवलोकन कीजिए। यानी बच्चों के सामने कुछ ऐसी समस्या रखनी होगी जिससे कि बच्चे अपने तर्क से, अपने विचार से, अपनी बुद्धि से उसका उपयोग करके उस समस्या का समाधान करते हैं, जिससे बच्चों की चिंतन क्षमता का भी अवलोकन हो सकता है। जैसे देखिए, राम बड़ा होकर एक प्रभावशाली व्यापारी बनेगा, यह किस प्रकार का चिंतन है। राम बड़ा होकर एक प्रभावशाली व्यापारी बनेगा, ये किस प्रकार का चिंतन है, ये देखिए किस प्रकार का चिंतन है, ये अभिसारी चिंतन है। आइए बात समझ में। चिंतन के मूल तत्व है। चिंतन हमारे पहले से विद्यमान ज्ञान पर निर्भर करता है कि अपन स्वयं कितने बुद्धिमान हैं, वहाँ पर ही निर्भर करता है। क्योंकि कोई व्यक्ति अगर निरक्षर है, अनपढ़ है, उसके सामने कोई समस्या लेंगे तो वो उस समस्या को इस तरीके से समाधान नहीं कर पाएगा जो एक पढ़ा लिखा व्यक्ति कर सकता है। आ रही है ना बात समझ में। उसी प्रकार देखिए, चिंतन हमारे पहले से विद्यमान ज्ञान पर निर्भर होता है। ऐसे ज्ञान का प्रतिनिधित्व मानसिक जो प्रतिमा या फिर शब्द के रूप में निरूपित होता है। प्राय लोग मानसिक प्रतिमा या फिर शब्द के माध्यम से सोचते हैं, यानी अपने हिसाब से सोचते हैं। मान लीजिए हम रेल मार्ग से या फिर उस स्थान की यात्रा कर रहे हैं जहां हम पहले गए हुए हैं। हम मार्ग एवं अन्य जगहों के दृष्टिकोण प्रतिनिधान का उपयोग करेंगे। सर्वप्रथम हम मानसिक प्रतिमा पर विचार करेंगे और फिर मानव चिंतन के आधार के रूप में संपत्तियों का वर्णन करेंगे, यानी किस क्या क्या चीज़ हमने देखी, किस किस प्रकार से गए हैं, उन सभी का वर्णन करेंगे। मानसिक प्रतिमा देखो क्या होती है। चिंतन में मानसिक प्रतिमा का अधिक महत्व है। क्यों है अधिक महत्व, देखिए मानसिक प्रतिमा का। जब भी हम किसी समस्या का समाधान करते हैं तो गत यानी पीछे की अनुभूतियां कुछ प्रतिमाओं के रूप में आकर के या तो उस समाधान में मदद करती हैं या फिर बाधा पहुंचाती हैं। तो अपने मन में जो विचार आते हैं, अगर अपने सामने कोई समस्या होती है, उसका अगर अपन समस्या का समाधान करते हैं तो उसके बारे में सोचते हैं, तो अपने पूर्व ज्ञान के आधार पर होती हैं वो सारी की सारी प्रतिमाएं कि हमें ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। ऐसे दिमाग में क्या इमेज बनती हैं अलग अलग तरीके की। तो अगर सही प्रतिमा बनती है तो उस समस्या का समाधान हो जाता है, अगर गलत बनेगी तो उस समस्या में क्या करेंगे, वो नुकसान प्राप्त करना या बाधा पहुंचाना शुरू कर देंगे। अगर अपन को उस चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं है और फिर भी जानबूझ के, कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनको नॉलेज नहीं होता है, उसके बाद भी उस समस्या में वो अपना हाथ जरूर टांग अड़ाते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए उनको, वो उसमें कुछ ना कुछ ज़रूर करने की कोशिश करेंगे और वो जो काम है उससे हो रहा है उससे भी बिगाड़ के छोड़ देंगे।
समझ रहे हो ना बात को? तो ये है प्रतिमा किसे कहते हैं। मॉर्गन किन व रोबनिस ने 1981 ईस्वी के अनुसार सामान्यतः गत अनुभूति यानी पुराने अपने अनुभव होते हैं, उसमें कुछ विशेषताओं के पृथक्करण को ही प्रतिमा कहा गया है। यानी पहले के अपने कितना अनुभव हो उस चीज़ को लेकर के, उस समस्या को लेकर के, उसके पृथक्करण को ही क्या कहा जाता है, प्रतिमा कहा जाता है। इससे स्पष्ट है कि अनुभूतियों की कुछ खास खास विशेषताएं जो हम मानसिक रूप से अलग करने में समर्थन हो जाते हैं, तो इसे ही प्रतिमा कहते हैं। उदाहरण के रूप में कल पार्टी में अपने मित्र के विचित्र वेशभूषा को याद करके उसके गुणों को मस्तिष्क में जब हम लाने में समर्थ हो जाते हैं, तो उस गुण या फिर विशेषता को ही प्रतिमा की संज्ञा दी जाती है। अपने अपने विचार, मन में जो विचार करते हैं, जैसा विचार करते हैं, जैसे अच्छी कोई अपने मतलब अच्छी कोई बिल्डिंग देखी है, हवेली देखी है, अच्छा कोई मतलब दृश्य देखा है, अच्छी वेशभूषा देखी है, कोई भी चीज़ देखी है, अच्छी हो चाहे गंदी हो, तो उसके चित्र अपने दिमाग में बनते रहते हैं ऑटोमेटिक, जिससे चलता रहता है। कोई अपन पिक्चर देखते हैं तो कोई हीरो होता है, वो किस प्रकार से नायक है, वो फाइटिंग वगैरह करता है, उसकी प्रतिमा अपने दिमाग में बनती रहती है। तो वही क्या होता है, एक प्रतिमा, उसी की संज्ञा, उसी को संज्ञा दी गई है। अगली बात समझ में? आगे देखो, चिंतन में प्रतिमा के महत्व को दिखाने के लिए कई प्रयोग किए गए हैं। इनमें से कुछ तो ऐसे हैं जिनसे ये स्पष्ट रूप से पता चलता है कि चिंतन में प्रतिमाओं का काफ़ी महत्व है, यानी चिंतन में प्रतिमाओं का वास्तव में काफ़ी महत्व है। प्रतिमा के अभाव में चिंतन की प्रक्रिया स्पष्ट रूप से नहीं हो पाती है, यानी चिंतन के प्रतिमा अगर नहीं बनी, अपने दिमाग में इमेज नहीं बनी, तो चिंतन की प्रक्रिया वो स्पष्ट रूप से नहीं हो पाएगी। दूसरी तरफ उसके ठीक विपरीत परिणाम भी पाए गए हैं, यानी उल्टा भी हो सकता है। अपन समस्या का समाधान करना चाहिए, हो जाए कुछ और इसमें यह है दिखलाया गया है कि चिंतन में प्रतिमा का कोई स्थान नहीं होता है। इस तरह के विचारों में प्रतिमाहीन चिंतन की संज्ञा है वो दी गई है। तर्क, अब देखो तर्क क्या होती है। ये तो होता है चिंतन, अपन किसी समस्या के समाधान के बारे में सोचते हैं, वो होता है, ठीक है। अब देखो तार्किक चिंतन भी होता है एक, समझ रहे हो? तार्किक चिंतन एक प्रकार से काफ़ी महत्वपूर्ण बात होती है। ये देखिए, तार्किक चिंतन का अर्थ होता है निर्देशित या फिर चिंतन अथवा औपचारिक विवेक से। इसका प्रधान गुण ये है कि ये तर्कशास्त्र के नियमों पर आधारित होता है, यानी अलग अलग प्रकार के तर्क करता है। तर्क एक प्रकार का वास्तविक चिंतन होता है। कोई समस्या होती है, उसके बारे में ठीक सोचना, वास्तविक चिंतन। व्यक्ति की तर्क के माध्यम से अपने ही चिंतन को क्रमबद्ध बनाता है तथा तर्क वितर्क के आधार पर निष्कर्ष पर पहुंचता है। यानी तर्क और वितर्क के आधार पर ही इंसान होता है, वो कहाँ पर पहुंचता है, अपने निष्कर्ष पर है वो पहुंच जाता है। इसी प्रकार से चिंतन जो होता है, वो तर्क जो होती है, सॉरी, वो देखिए बिल्कुल वास्तविक चिंतन होता है ना, उसको ही कहा जाता है। किसको कहा जाता है? वास्तविक चिंतन होता है, उसी को क्या कहा जाता है? तर्क कहा जाता है। यानी बिल्कुल तर्क और वितर्क, अपन अपने सामने कोई समस्या आती है और उसके बारे में अपन सोच विचार करते हैं, कोई किसी प्रकार का जवाब देता है, कोई किसी प्रकार का, सब अपने अपने ढंग से अलग अलग हिसाब से जवाब देते रहते हैं। तो उन्हें क्या कहा जाता है? उस तर्क और वितर्क का निष्कर्ष निकाल करके अपन जिस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, उसे ही क्या कहा जाता है? तर्क कहा जाता है। जेम्स ड्रेवर ने 1968 ईस्वी में क्या परिभाषा दी है तर्क की? तर्क चिंतन की वह प्रक्रिया है जिसमें निष्कर्ष होता है, सही बात यही है, अथवा सामान्य नियमों के आधार पर समस्या समाधान होता है। यानी सामान्य नियमों के आधार पर ही अपन समस्या का समाधान कर लेते हैं, वही क्या कहलाता है? तर्क कहलाता है। समस्या समाधान के लिए चिंतन और तर्क की आवश्यकता होती है। तर्क के लिए कल्पना की भी आवश्यकता है, यानी तर्क करता तो वो काल्पनिक रूप से विचार भी करेगा, और चिंतन में काल्पनिक रूप नहीं चलेगा, बल्कि तर्क में काल्पनिक रूप की कल्पना की आवश्यकता जरूर पड़ती है। तर्क शक्ति का विकास क्रमशः होता है, इसमें व्यक्ति भिन्नता पाई जाती है। तर्क में कई सोपान होते हैं, यानी व्यक्तियों की भिन्नता पाई जाती है, इसमें कई सोपान होते हैं। अब देखो तर्क के प्रकार, मनोवैज्ञानिकों ने तर्कनाक से निम्नलिखित, एक तो निगमनात्मक तर्क होता है। निगमनात्मक तर्क वैसी तर्क शक्ति को कहा जाता है जिसमें व्यक्ति पहले से ज्ञात नियमों तथ्यों के आधार पर निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचने की कोशिश करता है। यानी व्यक्ति को पहले से ध्यान होता है उस नियमों के बारे में, उन तथ्यों के बारे में, उसी के आधार पर वो एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचता है, वो निगमनात्मक तर्क है, वो कहलाता है। और इसी ढंग के तर्क मानव एवं पशु दोनों के ही द्वारा की जाती है, यानी दोनों ही इस तर्क का इस्तेमाल है वो करते हैं। निगमनात्मक जो तर्क होता है, इस तर्क में न्याय वाक्यों के आधार पर निकाले गए परिणामों को स्पष्ट
रूप से सम्मिलित किया गया है, यानी अंत में एक निष्कर्ष निकलता है, एक परिणाम निकलता है, एक न्याय निकलती है। सभी मनुष्य मरणशील हैं। मोहन एक मनुष्य है, मोहन मरणशील है। ये क्या है कि इसके बारे में तर्क वितर्क करने पड़ते हैं कि वास्तव में मोहन मरणशील है, उसके बारे में कुछ व्यक्ति अलग कहेंगे, कुछ अलग कहेंगे। फिर इनके बारे में एक क्या है कि निष्कर्ष पर पहुंचेंगे अपन, और उस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे, उसे ही निगमनात्मक तर्क है वो कहा जाएगा। आई बात समझ में? उसके बारे में सारी जानकारी होंगी। अब देखिए आगमनात्मक तर्क। आगमनात्मक तर्क वैसी तर्कना को कहा जाता है जिसमें व्यक्ति दिए गए तथ्यों में अपनी ओर से नए तथ्य जोड़ देता है, यानी अपनी ओर से भी कुछ अपने विचार भी जोड़ सकता है और एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचता है। जब तक व्यक्ति इन नए तथ्यों को अपनी ओर से इसमें नहीं जोड़ता है, अर्थात नए तथ्यों का सर्जन नहीं करता है, समस्या का समाधान नहीं हो पाता है। यानी अपनी ओर से जब तक वो नई चीज़ें, नई बातें नहीं जोड़ेगा, तब तक वह निष्कर्ष पर नहीं पहुंचेगा और समस्या का समाधान है वो भी नहीं होगा। रुक ने क्या कहा है आगमनात्मक तर्क को कि आगमनात्मक चिंतन में चिंतक अपनी कल्पना के आधार पर कुछ ऐसी चीज़ों को भी जोड़ता है जो प्रस्तुत आंकड़ों से सीधे ज्ञात कर लिए जा सकते हैं। यानी प्रस्तुत जो आंकड़े होते हैं अपने सामने, जो समस्या जो होती है अपने सामने, उससे भी कुछ बातें उसने ग्रहण की हैं और कुछ अपने ओर से भी कुछ उसमें जोड़ने की कोशिश की है। तो इन दोनों चीज़ों को जोड़ने के बाद में वो जिस निष्कर्ष पर पहुंचेगा ना, वो ही आगमनात्मक तर्क कहलाएगा, जबकि निगमनात्मक तर्क में अपनी कल्पना का इस्तेमाल है वो नहीं कर सकता है। आलोचनात्मक तर्क। इस प्रकार के तर्क में व्यक्ति किसी घटना वस्तु के बारे में सोचते समय या फिर किसी समस्या का समाधान करते समय प्रत्येक उपाय के गुण एवं दोषों की परख कर लेता है। प्रत्येक प्रकार के उस वस्तु या घटना के बारे में गुण और दोष के बारे में सोच लेता है, पूर्व विचार कर लेता है और प्रत्येक विचार की प्रभावशीलता को ठीक ढंग से जांच करके एक अंतिम निर्णय लेता है, जो दूसरों के द्वारा किसी तथ्य या फिर विचार को दिए जाने पर उसमें हूबहू स्वीकार नहीं करता है। यानी हूबहू स्वीकार नहीं किए जाते हैं, बल्कि दोनों को वो गुण और दोषों को क्या कि उसमें निष्कर्ष पर पहुंचता है, गुण और दोष दोनों होते हैं, उसको ठीक प्रकार से परख लेता है और बाद में वो हूबहू उसमें रूप में स्वीकार नहीं करेगा। उसके गुण और दोष की परख के बाद ही वह एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचता है कि इसमें ये तो गुण है, ये इसमें नुकसान है। तो ये दोनों का जब निष्कर्ष पर दोनों की परख कर लेगा ना, गुण और दोष की, तो उसके बाद में जिस निष्कर्ष पर पहुंचता है वो ही आलोचनात्मक तर्क है वो कहलाता है। आगे बात समझ में? किसी प्रकार की अगर किसी विद्यार्थी की कोई समस्या हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। अब देखिए सादृश्यवाची तर्क, यानी सादृश्य तर्क किसे कहा जाता है? इस तरह के तर्क में उपमा के आधार पर तर्क वितर्क करते करते हुए चिंतन किसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। यानी चिंतक होता है वो किसी निष्कर्ष पर कब पहुंचता है? यानी उपमा के आधार पर उसमें ऐसे मान लिया जाता है कि ये ऐसा हो सकता है। समझ रहे हो ना बात को? किसी चीज़ के बारे में जब अपन को ये मान लिया जाए कि हाँ वास्तव में ये ऐसा हो सकता है, तो उसके बारे में फिर तर्क वितर्क चलता है और फिर बाद में चिंतक एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचता है। जैसे मान लिया जाए, उदाहरण देखिए नीचे, कि जैसे मान लिया जाए शिक्षक छात्रों से यह प्रश्न पूछते हैं कि रानी लक्ष्मीबाई राणा प्रताप के समान एक वीरांगना कैसी थी? रानी लक्ष्मीबाई है, मान लीजिए, देखो ऊपर कहा है साफ साफ कि मानना पड़ता अपन को, है ना? एक उपमा दी जाती है, तो मान लीजिए रानी लक्ष्मीबाई महाराणा प्रताप के समान कैसी वीरांगना थी। तो इस समस्या के समाधान के लिए छात्र ये सोच सकता है कि रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों से हार नहीं मानी और ठीक इसी तरह महाराणा प्रताप ने अकबर से हार नहीं स्वीकार की थी, तो अपने मन के उनके खिलाफ चला था, अपने मन से चला था। महाराणा प्रताप स्वतंत्र प्रवृत्ति का इंसान था। सचमुच राणा प्रताप जैसे वीर पुरुष के समान ही रानी लक्ष्मीबाई भी एक मशहूर वीरांगना थी। इस तरह का चिंतन सादृश्य चिंतन कहलाएगा। यानी मान लीजिए अपन को एक चीज़ की उपमा दी जाएगी, मानना पड़ेगा। आशा करता हूँ कि इस उदाहरण के माध्यम से आपको सादृश्य चिंतन अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। है किसी प्रकार की समस्या? अब देखो निर्णयात्मक। निर्णय एक तरह का समस्या समाधान व्यवहार होता है। निर्णय जो होता है वो एक तरह का समस्या समाधान व्यवहार होता है। इसमें व्यक्ति के सामने कई विकल्प होते हैं, यानी व्यक्ति के सामने अनेक विकल्प होंगे जिनमें से उसे किसी एक को चुनना होता है। अपने भी सामने परीक्षा होती है तो चार विकल्प होते हैं, अपन भी एक को चुनते हैं। वही निर्णय होती है, यानी वही निर्णय लेना पड़ता है। निर्णय प्रक्रिया की कुछ परिभाषाएं मनोवैज्ञानिक ने इस प्रकार से दी हैं। शेंट्रोक ने 2000 में एक परिभाषा दी है कि निर्णय में विकल्पों का मूल्यांकन किया जाता है। यानी विकल्प होते हैं, उनका मूल्यांकन होता है, जो अधिक महत्वपूर्ण होता है उसी को चुनते हैं। उनमें से कुछ को चुन लिया जाता है, यानी कुछ होते हैं उसको चुन लिया जाता है। सभी निर्णयों को चुनना कोई आवश्यकता नहीं होती है इसमें। मॉर्गन किंग और स्कोपलर ने 1986 के अनुसार दिया है कि निर्णय एक तरह का समस्या समाधान है
जिससे हम लोगों को कई विकल्प दिए जाते हैं, जिसमें से हम लोगों को उनमें से कईयों को चुनना पड़ता है। यानी अनेक विकल्प होते हैं, 10-15 विकल्प, इसमें 2-4 को अपन चुन सकते हैं। ये नहीं है कि सारे ही चुनने पड़े। निगमनात्मक और आगमनात्मक तर्क में हमें निर्णय लेने की क्षमता प्रदान करते हैं। आगमनात्मक और निगमनात्मक जो तर्क होते हैं उनमें हमें निर्णय लेने की क्षमता प्रदान करते हैं। निर्णय लेने में हम ज्ञान में एवं उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर निष्कर्ष निकालते हैं। यानी अपने को जो भी साक्ष्य मिलते हैं उनके आधार पर अपन निष्कर्ष निकालते हैं, धारणा बनाते हैं, घटनाओं और वस्तुओं का मूल्यांकन करते हैं। कभी कभी निर्णय स्वचालित होते हैं, कभी कभी जो निर्णय होते हैं स्वचालित होते हैं, और उसके लिए व्यक्ति की तरह से किसी चेतन प्रयास की आवश्यकता नहीं होती है। यानी व्यक्ति की कोई चेतन प्रयास की आवश्यकता उसमें नहीं रहती है, तथा वे आदतवश हो जाते हैं। उदाहरण के लिए लाल बत्ती देखने पर ब्रेक लगाना, किंतु उपन्यास या फिर साहित्यिक पुस्तकों के मूल्यांकन में आके पूर्व ज्ञान एवं अनुभवों के संदर्भ की आवश्यकता होती है। यहाँ पर समझिएगा आप बात को, क्या कहना चाह रहा है अपन को। देखिए, निर्णय लेने में हम ज्ञान एवं उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर निष्कर्ष निकालते हैं, धारणा बनाते हैं, घटनाओं और वस्तुओं का अपन क्या करते हैं, मूल्यांकन करते हैं। कभी कभी निर्णय स्वचालित भी होते हैं, और इसके लिए व्यक्ति की तरह से किसी चेतन प्रयास की आवश्यकता नहीं होती है, अतएव आदतवश हो जाते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में अपन देखें तो लाल बत्ती देखने अपन क्या लगा देते हैं, गाड़ी के ब्रेक लगा देते हैं, किंतु उपन्यास या फिर साहित्यिक पुस्तकों में मूल्यांकन में ओके को पूर्व अनुभवों के संदर्भ में अपने को आवश्यकता होती है कि ये किस प्रकार का उपन्यास है, किस प्रकार की कहानी है, उसमें किस प्रकार से अपन को निर्णय लेना चाहिए। अब देखिए समस्या समाधान। तो देखिए, समस्या का शाब्दिक अर्थ वही बात है। समस्या समाधान एक संज्ञानात्मक व्यवहार है। समस्या का समाधान करना एक संज्ञानात्मक व्यवहार है। समस्या समाधान उस समय आवश्यक हो जाता है जब व्यक्ति किसी लक्ष्य पर पहुंचना चाहता है, परंतु लक्ष्य आसानी से उपलब्ध नहीं होता है। अपन किसी लक्ष्य पर पहुंचना चाहते हैं, किसी समस्या का समाधान करना चाहते हैं, किसी समस्या का समाधान अगर अपन करना चाहते हैं, तो वो लक्ष्य अपन को आसानी से उपलब्ध नहीं हो रहा है, तो उसे क्या करेंगे अपन, समस्या समाधान। जब लक्ष्य आसानी से उपलब्ध हो जाता है तो कोई समस्या ही उत्पन्न नहीं होती। जब लक्ष्य ही आसानी से उपलब्ध हो जाएगा तो कोई समस्या होने का कोई प्रश्न ही नहीं होता है। जब समस्या समाधान का प्रश्न ही नहीं उठता है, यानी लक्ष्य जब आराम से अपने को मिल जाएगा तो उसमें समस्या समाधान का कोई प्रश्न ही नहीं उठेगा। जैसे ही हम कुछ लिखना चाहते हैं, परंतु कमल या फिर कलम जो होती है, फिर पेंसिल उपलब्ध नहीं होती है। जैसे अपन कुछ लिखना चाहते हैं और अपने सामने कोई समस्या ये आती है कि कलम या फिर पेंसिल उपलब्ध नहीं है, तो यह व्यक्ति के लिए एक समस्या हो जाती है। परंतु यदि उसके पास में कलम उपलब्ध है तो कोई समस्या ही नहीं होगी। इसका मतलब, स्पष्ट मतलब ये हुआ कि समस्या समाधान एक ऐसी परिस्थिति है जिसमें लक्ष्य तक पहुंचने के लिए कुछ चीज़ों में बाधा उत्पन्न करती है। समझ रहे हो बात को। समस्या समाधान एक ऐसी परिस्थिति होती है जिसमें लक्ष्य तक पहुंचने के लिए कुछ चीज़ों में बाधा उत्पन्न करती है। वो बोरोन क्या कहते हैं 2001 में, बोरोन के अनुसार समस्या समाधान में विभिन्न अनुक्रियाओं को करने या फिर उसे चुनने का प्रयास सम्मिलित होता है ताकि वांछित लक्ष्यों की प्राप्ति की जा सके। ये बोरोन के अनुसार परिभाषा है कि समस्या समाधान विभिन्न अनुक्रियाओं को करने या फिर उसे चुनने का प्रयास सम्मिलित होता है जो वांछित लक्ष्यों की प्राप्ति की जा सके। मेटलिन 1983 के अनुसार समस्या समाधान के 3 महत्वपूर्ण पहलू बताए। अब देखिए समस्या समाधान के पहलू। मौलिक अवस्था। मौलिक अवस्था से तात्पर्य उस अवस्था से है जो समस्या के सामने आने पर प्रारंभ से उत्पन्न होती है। यानी कोई भी समस्या आती है और प्रारंभ में अपने सामने वो उत्पन्न हो जाती है, वो मौलिक अवस्था कहलाती है उस समस्या की। दूसरी होती है लक्ष्य अवस्था। लक्ष्य अवस्था में तात्पर्य ये है कि उस अवस्था से होता है जो लक्ष्य तक पहुंचने अर्थात समस्या समाधान होने के बाद में उत्पन्न होती है। या तो लक्ष्य तक पहुंचने या फिर समस्या समाधान के बाद में ये उत्पन्न होती है। यानी समस्या का समाधान हो जाता है, उसके बाद में ये पैदा होती है, उसे लक्ष्य अवस्था कहा जाता है। नियम जो होता है उससे तात्पर्य उन कार्य विधि से होता है जिससे व्यक्ति समस्या की मौलिक अवस्था से लक्ष्य अवस्था तक पहुंचाने में अपनाता है। यानी मौलिक अवस्था होती है, उसको लक्ष्य तक पहुंचाने में जो अवस्था होती है वही नियम कहलाती है। जैसे मान लिया जाए आप 3 किलोमीटर की दूरी तय कर सब्जी लाने जाना है, यानी आपको 3 किलोमीटर की दूरी तय करके ही सब्जी लाने के लिए जाना है। उदाहरण में समस्या की मौलिक अवस्था ये चिंतन हो सकता है।
यानी ये समस्या की पहली मौलिक अवस्था है। ये चिंतन हो सकता है कि अभी हम 3 किलोमीटर उस स्थान से दूर हैं और जहाँ हमें अभी पहुँचना है, परंतु जाने का साधन भी कुछ भी नहीं है। लक्ष्य अवस्था में यह भी हो सकता है कि हम आखिर सब्जी बाजार पहुंच गए, यानी सब्जी लाने के लिए बाजार में पहुंच गए हैं वहाँ पर लक्ष्य तक। नियम में कई तरह की कार्य विधियाँ हो सकती हैं, जैसे पैदल चल कर आना है या फिर दूसरी गाड़ी से लिफ्ट लेकर के आना है। अनेक प्रकार की बातें होती हैं, वो लक्ष्य के बाद में पहुँचते हैं, वो होता है नियम। कुछ समस्याएं आसान होती हैं जिनका समाधान आसानी से हो जाता है, परंतु कुछ समस्याएं काफ़ी जटिल होती हैं जिसका समाधान आसानी से नहीं हो पाता है। फलते इसके समाधान के लिए व्यक्ति को कुछ विशेष उपाय ढूंढने पड़ते हैं। अब कौन कौन से उपाय हैं देखिए। समस्या समाधान की विधियां और उपाय। समस्या समाधान की विधियां और उपाय। तो देखो, समस्या समाधान करने के लिए व्यक्ति कई तरह की विधियों का उपयोग करता है। इसमें से कुछ विधि ऐसी होती है जिसमें समय तो अधिक लगता है, परंतु निम्नलिखित दो विधियां हैं उनमें से काफ़ी महत्वपूर्ण है। एक तो होती है यादृच्छिक अन्वेषण विधि, एक स्वतः शोध अन्वेषण विधि। समस्या समाधान की विधियां दो विधियां होती हैं, यादृच्छिक अन्वेषण विधि, दूसरी स्वतः शोध अन्वेषण विधि। ध्यान रखिएगा, यादृच्छिक अन्वेषण विधि, इस विधि में व्यक्ति समस्या के समाधान के लिए प्रयास और त्रुटि उपायों का सहारा लेता है तथा दूसरे शब्दों में समस्या के समाधान के लिए वह एक तरह का यादृच्छिक अन्वेषण करता है, जो दो प्रकार का होता है, क्रमबद्ध यादृच्छिक और अन्वेषण तथा क्रमबद्ध यादृच्छिक अन्वेषण। तो बात समझ में आई। समस्या समाधान में पहली यादृच्छिक जो विधि होती है, इसमें प्राय अपन प्रयत्न और भूल की पद्धति को अपनाया जाता है। हम कोई उपाय करते हैं, उसका प्रयोग देखते ही फिर एक नया उपाय करते हैं और फिर इसके प्रभाव का अवलोकन करते हैं। यह कार्य सही बात के ज्ञान होने तक, यानी सही बात के ज्ञान होने तक अबाध रूप से चलता रहता है। इस प्रकार की कार्य प्रवृत्ति पशुओं अथवा अशिक्षित प्राणियों दोनों में ही मिलती है। शिक्षित व्यक्ति तो किसी भी योजना के अनुसार भी सोच सकता है और विचार भी कर सकता है, और उसी का विमर्श चिंतन भी कहा जाता है। उस चिंतन को या फिर उस समस्या समाधान को अपन विमर्श चिंतन के रूप में भी जान सकते हैं। आई बात समझ में। प्रयास और त्रुटि जो उपाय है उसका सहारा लेते हैं, कभी याद आता है कभी भूल जाता है। उस समस्या के समाधान के लिए हम एक तरह से यादृच्छिक अन्वेषण कह सकते हैं। तो यहाँ से प्रश्न ये बन सकता है मित्रों कि समस्या समाधान के लिए प्रयास और त्रुटि के उपायों का सहारा लेते हैं, उसको क्या कहा जाता है? तो यादृच्छिक अन्वेषण विधि कहा जाता है। एक तो अक्रमबद्ध होती है, एक क्रमबद्ध यादृच्छिक अन्वेषण होता है। अब स्वतः शोध अन्वेषण विधि, तो इस विधि में व्यक्ति समस्या का समाधान करने के लिए सभी विकल्पों को नहीं ढूंढता है, बल्कि सिर्फ उन्हीं विकल्पों का चयन करके समस्या समाधान करने की कोशिश करता है। यानी सही जो विकल्प होते हैं उन्हीं को वो चयन करता है और उसी के माध्यम से समस्या का समाधान करने की कोशिश है वो करता है। इसके तहत 3 विधियां होती हैं, साधन साध्य विश्लेषण, पश्चिगामी अन्वेषण और योजक विधि। अंत में स्पष्ट हुआ है कि समस्या समाधान की कई विधियां हैं जिनका उपयोग करके व्यक्ति समस्याओं का समाधान है वो कर सकता है। समस्या की मौलिक अवस्था तथा लक्ष्य की अवस्था की बीच की दूरी को हम कम कर सकते हैं। यानी एक तो मौलिक अवस्था होती है, एक लक्ष्य तक पहुंचने की अवस्था होती है, उसके बीच की दूरी को अपन क्या कर सकते हैं? कम कर सकते हैं। अब देखिए, समस्या जो होती है उसको साधारण भाषा में अगर समझा जाए कि समस्या क्या होती है, तो देखिए, किसी परिस्थिति में समस्या तब उत्पन्न होती है जब हम किसी कार्य को संपादन करने में कठिनाई का आभास करते हैं। यानी अपन कोई कार्य करते हैं, उसमें अपने सामने कोई कठिनाई आती है तो उसका अपन को आभास होता है। एक कठिनाई है जो स्पष्टतः विद्यमान रहती है और विचारक जो छात्र उसके बारे में सोचता है, जानता है, विचार करता रहता है, तो उसी को क्या कहा जाता है? अपन को समस्या कहा जाता है। जिससे मतलब समस्या के रूप में क्या, कैसे आदि शब्दों का, क्यों, इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है? अपन साधारण भाषा में समस्या कह के पुकारते हैं। तो मित्रों, ये जो पुस्तक है वो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 11वीं की पुस्तक है। इसके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसकी PDF आप डाउनलोड कर सकते हो और आप अपने मित्रों तक इस बातों को जरूर शेयर करें, कल्पना, चिंतन और समस्या से संबंधित। धन्यवाद।